नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मुंबई में सैफ अली खान पर हमले का मुख्य आरोपी विजय दास गिरफ्तार। थाने के हीरानंदानी इलाके में छिपा था आरोपी। सुबह 9 बजे मुंबई पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैफ अटैक केस में दुर्ग में भी एक्शन। आरपीएफ ने संदिग्ध आकाश कनौजे को पकड़ा। पूछताछ के लिए आई मुंबई पुलिस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक आज राजीव भवन में दोपहर 12 बजे घोषणा पत्र समिति के संयोजक सत्यनारायण शर्मा लेंगे बैठक। निकाय चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र पर होगी चर्चा। सीएम विष्णुदेव साय का सारंगढ़ दौरा। विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। रायपुर में कैबिनेट की बैठक लेने के साथ आईएमए के शपथ ग्रहण में भी होंगे शामिल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर के साथ जो मुंबई से है। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी थाने से गिरफ्तार हो गया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया। थाने के हीरानंदानी इलाके से आरोपी को पकड़ा गया है। सैफ पर हमले के आरोपी ने अपना 2 नाम बताया है। विजय दास और मोहम्मद आलियान नाम आरोपी ने बताया है। पश्चिम बंगाल का यह आरोपी रहने वाला है। आरोपी को मुंबई पुलिस आज बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। मेट्रो निर्माण स्थल के पास आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मजदूरों के बीच मुख्य आरोपी छुपा हुआ था। एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ से भी गिरफ्तार किया गया है। सुबह 9 बजे मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया था। आरोपी को खार थाने लाया गया। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां एक्टर सैफ अली खान पर हमले से जुड़ा यह बड़ा अपडेट है। सैफ पर हमले का आरोपी थाने से गिरफ्तार हो चुका है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया है। थाने के हीरानंदानी इलाके से आरोपी को पकड़ा गया है। सैफ पर हमले के आरोपी ने अपना 2 नाम बताया है। विजय दास और मोहम्मद आलियान नाम बताया है। पश्चिम बंगाल का आरोपी रहने वाला है। आरोपी को मुंबई पुलिस आज बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। मेट्रो निर्माण स्थल के पास आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। फिर छुपा हुआ था। एक संदिग्ध छत्तीसगढ़ से भी पकड़ा गया है। सुबह 9 बजे यानी अब से कुछ देर बाद मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया था। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। आरोपी को थार थाने लाया गया है। तो कई सवाल ऐसे हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसका जवाब मिल सकता है। हमला करने के बाद शोर शराबे में आखिर आरोपी भागने में सफल कैसे रहा? आईबीसी 24 की यह सवाल है। मेड और हमलावर के बीच बहस क्यों हो रही थी? यह भी एक सवाल है। क्या हमलावर मेड का परिचित था? क्या मेड ने ही हमलावर को घर में एंट्री दी थी? ये सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में आखिर हमलावर कैसे घुस गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और हमला करने के बाद शोर शराबे में वो भागने में सफल कैसे रहा? यानी आप देखिए, हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग है। आरोपी बड़ी आसानी से अंदर चला जाता है, हमला करता है और वापस आ जाता है। ये एक बड़ा सवाल है। तो बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में दुर्ग आरपीएफ की टीम ने एक संदेही को हिरासत में लिया। सैफ पर हुए हमले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेही हमलावर की तस्वीरें पड़ोसी राज्यों की पुलिस से साझा की थी, जिसके आधार पर दुर्ग आरपीएफ की टीम ने मुंबई से रायपुर होकर कोलकाता आने जाने वाली ज्ञानेश्वरी शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग अभियान चलाया। और जांच के दौरान आरपीएफ की टीम को ट्रेन की S4 बोगी में बैठे युवक पर शक हुआ, जिसके बाद आरपीएफ ने मुंबई पुलिस की ओर से भेजी गई संदिग्ध की तस्वीर का संदेही की शक्ल और मुंबई पुलिस से मिले संदिग्ध मोबाइल नंबर से मिलान करने के बाद युवा को हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान संदेही ने अपना नाम आकाश कन्नौजिया बताया, जो कि मुंबई के कोलाबा का रहने वाला है। दुर्ग आरपीएफ से मिले इनपुट के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी रातों रात मुंबई से रायपुर पहुंचे। शुरुआती पूछताछ में संदेही ने बताया कि वो ट्रेन के जरिए बिलासपुर तक जा रहा था और वहां से उसका जांजगीर के नैला में अपने रिश्तेदार के घर छिपने का प्लान था। पुलिस आज संदेही को हॉलिडे कोर्ट में पेश कर संदेही को ट्रांजिट रिमांड में लेकर दुर्ग रवाना हो सकती है। इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी रायपुर से? सस्पेक्ट था इसलिए उसके पीछे आ गए हम जी। तो कितने लोग आए? 2 लोगों की टीम आई है। तो अभी क्या पड़ेगी तो और मंगाएंगे कुछ। चलिए, तो 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, थाने से मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, तो एक संदेही को दुर्ग से भी पकड़ा गया जिससे पूछताछ की जा रही है। तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान मामले में यह बड़ा अपडेट है, मुख्य आरोपी थाने से गिरफ्तार हुआ है, वह तो दूसरी ओर दुर्ग से एक संदेही को गिरफ्तार किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर अब से कुछ देर बाद 9 बजे मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस पूरे मामले का मुंबई पुलिस खुलासा करेगी। बीजापुर में नक्सलियों के दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी के सचिव ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मुठभेड़ में 12 नहीं 18 नक्सली मारे गए, जिनमें से 50 लाख का इनामी दामोदर उर्फ चोखा राव भी मारा गया है। इसके अलावा पीपीसीएम हुंगी देवे, जोगा और नरसिंह राव भी मारे गए 6 नक्सलियों के शव ले जाने में नक्सली सफल रहे। बता दें कि गुरुवार को बीजापुर के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान कई नक्सली ढेर हुए थे। नक्सलियों ने माना कि उनके बड़े नक्सली कमांडर इस मुठभेड़ में मारे गए और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर सक्रिय शीर्ष नक्सली नेताओं को एक बड़ा झटका इसकी वजह से लगा है। जांजगीर के खोखरा गांव में गनमैन पर फायरिंग और 78 लाख की लूट के मामले में पुलिस की टीम ओडिशा और रायपुर गई है। साथ ही अन्य टीम जिले में अलग अलग क्षेत्र में जांच कर रही है। इसके अलावा बिलासपुर और रायगढ़ की साइबर टीम के साथ भी बदमाशों के बारे में पता लगाया जा रहा है। पुलिस टीम की ओर से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसमें बाइक में भागते 2 बदमाश की तस्वीर सामने आई है। फिलहाल 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है और बदमाशों का सुराग नहीं मिला। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 बदमाशों की तस्वीर जारी की है और जांजगीर के खोखरा की घटना के पैटर्न को देखते हुए पुलिस कर्नाटक के बीदर में 90 लाख के लूट की घटना से जोड़कर देख रही है। साथ ही अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसके तहत एक टीम ओडिशा गई थी और दूसरी टीम रायपुर गई है, क्योंकि हैदराबाद से जांच के लिए एक टीम रायपुर पहुंची है। इस बड़ी लूट की वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस चौतरफा हाथ पैर मार रही है, लेकिन अभी तक 5 दिनों में पुलिस को कोई लीड नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। अब आपको वीवीआईपी घोटालों के बारे में बताते हैं। जी हां, वीवीआईपी घोटाले, जहां सरकारी आयोजनों में लगने वाले टेंट के नाम पर क्या खेल हो रहा है। ना टेंडर, ना ऑडिट, बस सीधे पंडाल लगाने की इजाजत। देखिए वीवीआईपी घोटाले से जुड़ी हमारी यह रिपोर्ट। शराब घोटाले की गूंज हर ओर है, लेकिन प्रदेश में चर्चा अब नए घोटाले की भी हो रही है। ये घोटाला कोई आम नहीं, बल्कि वीआईपी या यूं कहें कि वीवीआईपी है। जी हां, छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यक्रमों में लगने वाले टेंट के नाम पर बड़ा खेला चल रहा है। पूरे प्रदेश में वीआईपी कार्यक्रम के नाम पर बड़े बड़े डोम, बड़े बड़े पंडाल तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस डोम और पंडाल के पीछे कई करोड़ रुपए के खेल खेले जा रहे हैं और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उससे हैरान करने वाला खुलासा हो रहा है। आपको इस पूरे घोटाले के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा इस रेट लिस्ट पर नजर डालिए। लोक निर्माण विभाग के इस रेट कोटेशन में 4 टेंट मालिकों ने डोम के लिए पंडाल अपने अपने रेट पर दिए हैं और इसमें से सबसे कम रेट को सरकार ने अप्रूव किया है। देखने में तो ये पूरी तरह नियमों का पालन लग रहा है, लेकिन अब इस रेट लिस्ट को गौर से देखिए। इसमें चारों टेंट हाउस ने तय कर लिया है कि किसका रेट अप्रूव करना है और बाकी 3 टेंट हाउस अपने रेट उसके रेट से 1-2 गुना नहीं
बल्कि 8 से 10 गुना ज्यादा डालेंगे, जिससे पूरा काम आसानी से हो जाए और किसी को कोई शक भी ना हो। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता है। इसमें एक टेंट हाउस ने फ्लैक्स का रेट 38 रुपए प्रति वर्ग फीट डाला है। बाकी 3 टेंट हाउस ने इसका रेट 250 से 275 रुपए प्रति वर्ग फीट डाला है। ऐसे ही प्लाईवुड का 18 रुपए से 80 पैसे प्रति वर्ग फीट दिया है, तो दूसरों ने 245 से 260 रुपए प्रति वर्ग फीट दिया है। इतना ही नहीं, जिस फ्लैग को एक टेंट हाउस 1800 रुपए वर्ग फीट में लगाने की बात कह रहा है, उसे दूसरा टेंट मालिक मात्र 148 रुपए में लगाने को तैयार है। अब मामला सामने आने के बाद जिम्मेदारों का क्या कहना है, वो अभी सुनिए। तत्समय अगर पुराने रेट उनके पास अप्रूव रखा हुआ है या कोई काम अर्जेंट है तो उसको करने वाले एजेंसी जो है, एजेंसी उसे सहमति लेकर उनको दिया जा सकता है। जहाँ जितने भी काम होंगे लोक निर्माण विभाग में, सभी का निविदा लगाकर ही काम किया जाता है। पहले एजेंसी तय होगी, उसके बाद ही काम होगा। अधिकारी नियमों से काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गड़बड़झाला सामने आया है वो कई सवाल खड़े करता है। प्रदेश में चाहे कोई बड़ा सरकारी आयोजन हो या फिर छोटा, हर कार्यक्रम के लिए टेंट मंच का खर्च 1 से 2 करोड़ रुपए दिखा दिया जाता है, लेकिन अधिकारी सिर्फ नियमों का हवाला देते ही नजर आते हैं। यहाँ जितने भी मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम हुए हैं और अभी जो 2-4 और हुए हैं, अभी धमतरी में भी, महासमुंद में, इधर बलौदा बाजार साइड में, तो वो सबका भुगतान समय पे हो जाता है। ऐसे लाइबिलिटीज़ पेंडिंग नहीं है। करीबन 8-10 करोड़ का पेंडिंग होगा हमारे यहाँ का जोन का, उससे ज़्यादा पेंडिंग नहीं है। अफसरों की अपनी सफाई है, लेकिन शॉर्ट नोटिस पर कार्यक्रम होने का हवाला देकर जिस तरह इन्हीं प्लेयरों को पंडाल का ठेका दिया जा रहा है, वो सवाल खड़े कर रहा है कि तंबू तानने की दाल में कुछ काला है। प्रदेश में वीआईपी लोगों के कार्यक्रम में जो पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, डोम तैयार किए जा रहे हैं, उसके पीछे जो खेल चल रहा है, उसका जो खुलासा हमने किया वो तो महज एक बानगी है। इसके आगे कई और बड़े सनसनीखेज खुलासे हैं, जिसे लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम साय जिले को करीब 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें 47 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और 89 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। साथ ही सीएम साय कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए अलग अलग विभागों के विकास कार्यों के स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री टंकराम वर्मा, OP चौधरी, केदार कश्यप और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर रायपुर से, आचार संहिता से पहले कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में आज सुबह 11:30 बजे से बैठक शुरू होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। चुनाव से संबंधित कुछ बड़े निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं, तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आचार संहिता से पहले कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर रायपुर से, जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक आज होगी। राजीव भवन में दोपहर 12 बजे से यह बैठक होगी। निकाय चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र पर चर्चा होगी। घोषणा पत्र समिति संयोजक सत्यनारायण शर्मा यह बैठक लेंगे। PCC चीफ दीपक बैज और समिति के सदस्य इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर धमतरी से, जहां 20 से ज्यादा गांव के ग्रामीण आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें आजादी के 75 साल बाद भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया। गांव के कई इलाके मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा से कोसों दूर है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मौजूदा प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा, लेकिन बुनियादी काम नहीं हो पा रहे हैं। बेलरवाड़ा की जो मुख्य मांगे थी, एक तो उनके टीचर की वहाँ से बदली करने की थी जो तत्काल हो गया था। बाकी उनके स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन करने की जो मांग थी, और इसके अतिरिक्त वहाँ पे जलाशय के माध्यम से सिंचाई करने की भी एक मांग थी, और PMGSY की एक रोड की एक्सटेंशन की मांग थी। ये सारी शासन स्तर से संबंधित मांगे हैं और पुनः प्रयास किया जाएगा कि उनका निराकरण करवा लिया जाए। सरपंच का चुनाव वैसे तो 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन गरियाबंद की मुंगिया पंचायत में पिछले 5 साल में 5 सरपंच बदल गए, जिसके चलते गांव का विकास ठप पड़ गया। दरअसल यहां निर्वाचित सरपंच गजेंद्र मांझी साल भर में ही अनियमितता के आरोप से गिर गए।
जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद पंचों को प्रभार दिया गया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप और आपस में तालमेल न होने के कारण एक एक करके 5 बार यहां सरपंच की कुर्सी बदलती गई, लिहाजा गांव का विकास अधर में अटक गया। ऐसे में अब जनता आने वाले चुनाव में सोच समझकर मतदान करने की बात कह रही है। 5 साल में 6 सरपंच बने हैं ना, कुछ तो हुआ नहीं है। कुछ घर द्वार बना है तो बना है, कुछ भी विकास हमें नहीं हुआ है। इस बार सोच समझ के वोट करेंगे, पहले भी सोच समझ के वोट किए थे, लेकिन उन लोग पंच के लोगों के कारण जो है ना ठीक से जो है ना कार्यवाहन नहीं हो पाए। निर्वाचित सरपंच गजेंद्र माझी के ऊपर धारा 40 के प्रकरण के तहत उसको हटा दिया गया था एसडीएम के द्वारा। उसने वहाँ कलेक्टर कार्यालय पे अपील किया, फिर उसमें उसको स्टे मिलने के बाद फिर वो आया, फिर उसके बाद फिर वो अनियमितता का आरोप लगाया गया, फिर वो कमिश्नर कार्यालय पे लगाया और इस प्रकार कोर्ट के प्रकरण होने के कारण वहाँ उपचुनाव नहीं हुआ और विभिन्न समय में पंच और एक उप सरपंच वहाँ सरपंच के प्रभार में थे। रायगढ़ जिले में बिजली बिल के बकायेदारों से राशि वसूलने में बिजली विभाग के पसीने छूट रहे। बिजली विभाग को बकायेदारों से 305 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूलना है। सिर्फ सरकारी विभागों से 125 करोड़ रुपए वसूलने हैं। दरअसल रायगढ़ जिले में 2,48,000 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 40% उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिजली का बिल अदा नहीं किया। इधर नियामक आयोग ने शहरी क्षेत्र में 31 मार्च तक 50,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अधिकारियों की पहले निजी उपभोक्ताओं के घरों में लाइन डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की जाएगी और इन पर कार्रवाई के लिए 34 टीमें बनाई गई है। शुरू में हमने उनको नोटिस दिए काफ़ी, जिन विभागों से पटा पैसा, कुछ विभागों ने एकदम ही इस पे ध्यान नहीं दिया, तो हम उन पे कड़ी कार्रवाई करके उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही से एक पूरा पहाड़ कब्जाधारियों की जकड़ में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के संरक्षित महामाया पहाड़ की। इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक हरा भरा पहाड़ जो कभी अंबिकापुर की शान हुआ करता था, जिसे शहर का सिरमौर भी कहा जाता था, लेकिन आज वो पहाड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के संरक्षित महामाया पहाड़ की, जो अतिक्रमणकारियों की जकड़ में है। अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई है। बाढ़ भी ऐसी कि करीब 300 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और अब इन्हें हटाने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। साल 2016 और साल 2022 में जरूर यहां काबिज लोगों को चिन्हांकित किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से कब्जाधारियों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे में 2 दिन पहले जब वन मंत्री सरगुजा पहुंचे तो उन्होंने अतिक्रमण को देखकर नाराजगी जाहिर की और वन विभाग को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। विभाग के चाहे आरएफ पे हो या फिर हमारे वन जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यदि कोई एनक्रोचमेंट करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वन मंत्री की नाराजगी के बाद वन विभाग एक बार फिर नींद से जागा और डबरी पानी, श्रीगढ़ जैसे इलाकों में पहुंचकर 100 से ज्यादा लोगों के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया। लेकिन डबरी पानी में अतिक्रमणकारियों ने टीम को ही घेर लिया। किसी तरह कर्मचारी बाहर निकल कर आए। अतिक्रमणकारियों में ज्यादातर एक विशेष वर्ग के लोग हैं जो इस कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं। वही कांग्रेस इनका समर्थन कर रही है और बीजेपी सरकार पर जमकर बरस रही है। लोगों के पास नोटिस ये आया है कि 24 घंटा के अंदर जो है आप अटेंडम 24 घंटा के अंदर आप मकान खाली कर दीजिए। अब ये 24 घंटा में कैसे मकान खाली कर देगा आदमी यहाँ पे। अब उसको कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं कि नहीं, ये 58-60 घर जो है विशेष समुदाय के हैं, इन्हीं को हटाया जाए। और वास्तव में अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी है तो महामाया मंदिर के ऊपर जो अवैध कब्जाधारी हैं, जो अभी वर्तमान में जो बसे हुए हैं, जो 20 डिसमिल 25 डिसमिल में कब्जा किए हुए हैं, उनको पहले खाली कराएं, उसके बाद दूसरी जगह आएँ पहले। यहाँ डबरी पानी मोहल्ला है, यहाँ पर 53 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। नवागढ़ में अलग टीम गई हुई है। नोटिस है जिनका परिवार प्रकरण दर्ज है यहाँ,
उसके लिए इनको बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है। इससे पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाले लोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर एक वर्ग विशेष को परेशान करके केवल एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर वन विभाग के बड़े अफसरों ने चुप्पी साध दी है। डीएफओ फोन तक नहीं उठा रहे हैं, अन्य जिम्मेदार अफसर भी गायब हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कहीं ये कार्रवाई भी पिछली कार्रवाइयों की तरह सिर्फ नोटिस तामील तक ही सीमित न रह जाए। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।